कमेंट्री से हमें पता चलता है कि ये कहानी दो स्टेट्स के बीच की वॉर के बारे में होने वाली है। एक स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ यू और दूसरे का नाम है स्टेट ऑफ वू। इन दोनों किंगडम की वॉर काफी सालों से चलती आ रही है और ये दोनों ही किंगडम एक दूसरे को फतह करना चाहते हैं। मतलब स्टेट ऑफ वन चाहता है कि वो स्टेट ऑफ वू के अंडर आने वाले सभी शहरों पर खुद राज करे। वहीं स्टेट ऑफ वू भी स्टेट ऑफ एन को कंट्रोल करना चाहता है। स्टेट ऑफ एन का एम्परर और वहाँ के लोग मार्शल आर्ट्स में अच्छे हैं पर पैसों के लिए ग्रीडी हैं। वहीं स्टेट ऑफ वू में रहने वाले लोग अमीर और स्ट्रांग हैं। स्टेट ऑफ एन के एम्परर ने अपनी आर्मी तैयार कर ली और वो स्टेट ऑफ वू के वेस्ट में जो गोल्ड माइंस हैं और शहर है उनको सीज करना चाहता है। अब जब स्टेट ऑफ एन के एम्परर वॉर पर निकल आए थे तो वू के एम्परर कैसे पीछे रह जाते। वो भी अपनी आर्मी के लोगों के साथ आए थे और स्टेट ऑफ एन के लोगों का रास्ता रोक दिया था। इस जंग को त्यान मंगवान कहते हैं। ये जंग कई दिनों से चल रही थी। इस जंग में अब तक स्टेट ऑफ वू आगे था, उनकी जीत हुई थी। अब एक डांस को दिखाया जाता है जिसमें कुछ लड़कियां एक ट्रेडिशनल डांस को परफॉर्म करके वहां मौजूद ऑडियंस को एंटरटेन कर रही थी। एक आदमी इन लड़कियों से बहुत खुश होकर उन्हें इनाम देता है। इसके बाद लड़कियां बैक स्टेज चली जाती है जहां दो लड़कियों को हम देखते हैं जो इशारों में बातें कर रही थी। इन दो में से एक लड़की का नाम लिंगलोंग होता है जो दूसरी लड़की जिसका नाम रेन जुई होता है उसे इशारों से बाहर जाने को बोलती है। असल में डांस के दौरान रूई से एक लड़का जिसका नाम हान है वो इम्प्रेस हो गया था। रूई और लिंगलोंग स्टेट ऑफ हान से भेजी हुई स्पाई हैं। जब लिंगलोंग ने देखा कि हान रूई से इम्प्रेस हो गया है तो वो रूई को फोर्स करने लगी कि वो बाहर जाए और हान को सेड्यूस करे और उससे एक मैप है जो ग्रेन का है उसे यहाँ लेकर आए ताकि वो दोनों ये मैप को जाकर स्टेट ऑफ आन भिजवा दें और ऐसे स्टेट ऑफ आन जंग को जीत पाएगा और इन दोनों ही लड़कियों को प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन रेन जुई कमरे से जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे एक दूसरा आदमी पकड़कर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है पर लिंगलोंग आकर इस आदमी पे एक ड्रग वाली नीडल से वार कर देती है और ये आदमी बेहोश हो जाता है। रेन जुई बहुत घबरा जाती है, वो स्पाई टीम में सबसे वीक थी। लिंगलोंग उसे समझाती है कि अगर रूई ने अपने मिशन को कंप्लीट नहीं करा तो सभी स्पाइस की जान खतरे में पड़ जाएगी। हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि स्टेट ऑफ आन ने यहाँ वो में बहुत सारे स्पाइस भेजे हुए हैं और इन स्पाई के अलग अलग दर्जे होते हैं यानी लेवल्स। उन सब स्पाई लोगों को हम स्कारलेट गार्ड्स कहते हैं। इनमें से जो सबसे छोटे वाली पोजीशन होती है यानी सबसे छोटे लेवल के स्कारलेट गार्ड्स होते हैं उन्हें व्हाइट स्पैरो कहा जाता है। लिंगलोंग और रेन जुई व्हाइट स्पैरोस थे यानी वही सबसे छोटे लेवल वाले गार्ड्स। रूई का मिशन हान को सेड्यूस करना है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है और उसके उतना करीब जाना है कि हान रूई को अपने घर ले जाए ताकि वहां से रूई ग्रेन मैप को चोरी कर लाए। रूई हान के पास जाती है तो हान उसे देख खुश होता है और उसे किस करने आगे बढ़ता है पर रूई से बात करने की कोशिश करती है, कहती है कि ये सब इस जगह करना ठीक नहीं है और वो इस जगह पर रह रहकर भी थक गई है। हान बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बैंक्वेट खत्म होने के बाद अपने घर ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लूंगा। उसके बाद रूई फिर से बैंक्वेट में चली जाती है और डांस परफॉर्म करने लगती है बाकी डांसर्स के साथ। वहाँ जाओजी नाम का एक ऑफिसर आता है। जाओजी लियोडा हॉल नामी एक डिटेक्टिव एजेंसी से था। ये एजेंसी गवर्नमेंट के लिए काम करती थी जहाँ के ऑफिसर्स का राज पूरे स्टेट में चलता था। जाओजी के यहाँ बैंक्वेट में आने से यहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। वहाँ पर जाओजी एक सीट लेकर बैठ जाता है और लड़कियों को परफॉर्मेंस जारी रखने को कहता है। अचानक से जाओजी जोर से चलाता है, सबको डांस को रोकने कहता है। तो वहाँ का जो ओनर होता है जिसने उन लड़कियों को कुछ देर पहले इनाम दिया था वो जाओजी से पूछता है कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई है जिस वजह से आपने ये डांस रुकवा दिया। जिस पर जाओजी वो लड़कियां जिस सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही थी उसकी कुछ लिरिक्स को पॉइंट आउट करता है जिसमें एक जनरल का जिक्र था और कहा जा रहा था कि जनरल मर जाता है। जाओजी कहता है कि हमारे राजा भी अब वॉर पर खुद जाते हैं यानी तुम सब राजा के खिलाफ बातें कर रहे हो। ओनर सजा से बचने के लिए जाओजी से कहता है कि वो ये सारे गिफ्ट जो इसे तोहफे में आए हैं वो जाओजी को दे रहा है। ये बैंक्वेट असल में ओनर ने रखा था, उसका बर्थडे था इसीलिए इन डांसर्स को बुलवाया था और बाकी गेस्ट को भी बुलाया था। तो ओनर यही कह रहा है कि वो अपने बर्थडे में आए सारे ही गिफ्ट्स इसे दे रहा है और इन डांसर्स लड़कियों को भी स्टेट ऑफ आन के जासूस बताता है। जिसके बाद जाओजी अपने गार्ड्स को इन सभी लड़कियों को बाहर ले जाकर मार देने का ऑर्डर देता है।
ये इनोसेंट लड़कियां माफ कर दो, हमारा कोई कसूर नहीं है, ऐसा बोलती ही रह जाती हैं, पर कोई सुनता ही नहीं। जाओ जी के कुछ आदमी उन्हें बाहर ले जाकर एक एक करके मारने लग जाते हैं। जैसे ही लिंगलोंग की बारी आती है और गार्ड उसे मारने वाला होता है, वो गार्ड को बोलती है कि उसके पास एक हीरा है जो वो इन्हें दे देगी, बदले में वो लोग इसे छोड़ दें। वो हीरा निकालने के बहाने अपनी हेयरपिन को निकाल लेती है और इन गार्ड से मुकाबला करने लगती है। वो बहुत ही बहादुरी से सारे गार्ड्स का सामना कर रही होती है, जबकि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। एक टाइम पे वो भी फंस जाती है और कुछ नहीं कर पाती। लिंगलोंग के मार्शल आर्ट्स को देखकर वहां मौजूद एक गार्ड को शक हो गया था कि लिंगलोंग आन की स्पाई है, पर वो जैसे ही कोई स्टेप ले पाता, रुई आकर इस आदमी को अपने हाथ पे लगी चेन से मार देती है और फिर लिंगलोंग के हाथों को भी खोल देती है और फिर एक एक गार्ड को मार डालती है। लिंगलोंग ये सब देख के हैरान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रुई नाजुक है। अब तक रुई ने भी सभी गार्ड्स को मार दिया था। वहाँ रुई और लिंगलोंग के अलावा 2 और लड़कियां भी जिंदा बच गई थी, जिन पे रुई एक नशे की दवाई डाल देती है, जिससे कुछ टाइम के लिए इनकी याददाश्त चली जाती है, तो इन लड़कियों को कुछ याद नहीं रहेगा कि यहाँ हुआ क्या। अब लिंगलोंग और रुई वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में लिंगलोंग रुई से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें बहुत नाजुक समझती, पर तुम तो इतनी स्ट्रांग हो। रुई कहती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो लिंगलोंग से कहती है कि ये उनके लिए आज़ाद होने का अच्छा मौका है। सबको लगेगा कि ये दोनों मर गई हैं और इन्हें जासूसी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लिंगलोंग याद दिलाकर कहती है कि सभी स्पाई गर्ल्स को एक जहर दिया जाता है और जब तक स्पाई इंफॉर्मेशन नहीं लाकर देते हैं, उन्हें एंटीडोट नहीं दिया जाता। ये एंटीडोट हर 6 महीने में लेना ज़रूरी होता है। रुई लिंगलोंग को एक दूसरी जड़ी बूटी के बारे में बताती है जो इस जहर का तोड़ होती है। लिंगलोंग हैरान होती है काफ़ी, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है। वो कहती है कि उसे जिस लड़के से प्यार है वो अभी स्पाई हेडक्वार्टर्स में होगा। रुई कहती है कि ठीक है, जब लिंगलोंग वापस जाए तब सबसे ये कह दे कि रुई मर गई है। रूल्स के मुताबिक अगर कोई स्पाई मारा जाए तो उसकी फैमिली जिसे कैद करके रखा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। इस एहसान के बदले रुई लिंगलोंग के लिए ग्रेन का वो वाला मैप लेकर आएगी जो इन्हें हान के घर से चाहिए था। वो लिंगलोंग को डेट और टाइम बताती है जब वो इसे मिलकर इसके हाथ वो ग्रेन का मैप देगी। वापस सीन उस जावजी पे शिफ्ट होता है, जिसे उसका आदमी आकर बताता है कि उनका स्टेट यानी स्टेट ऑफ वू जंग हार गया है और तो डाटा भी दुश्मन यानी स्टेट ऑफ आन के कब्जे में है। हमें बैटलफील्ड पे ले जाया जाता है जहाँ पर वो के सोल्जर्स मरे पड़े थे। उनमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा था जिसका नाम जनरल शाओ होता है। वो आवाजें लगाकर अपने बाकी जिंदा साथियों को ढूंढ रहा था, फिर सब लोग मर चुके थे सिवाय एक आदमी के जो लेटा हुआ था। असल में वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। इस आदमी का नाम निंग है। निंग भी पहले ल्यूडाओ हॉल में था, इनफैक्ट वो लीडर बनने वाला था, लेकिन उसे यहाँ जंग पर जबरदस्ती भेज दिया गया। तो निंग और जनरल शाओ ही इस वॉर में जिंदा बच गए थे। शाओ क्यूरियस होकर निंग से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम मरने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। निंग बताता है कि ऐसा करने से वो स्टेट ऑफ आन के सोल्जर्स की नजरों में नहीं आएगा। शाओ अभी बातें कर रहा था, पर उसकी आवाज़ स्टेट ऑफ आन के सोल्जर्स के कानों में चली जाती है और वो लोग इसी तरफ बढ़ने लगते हैं। निंग शाओ से कहता है कि अब इन दोनों को मरे हुए होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, वरना अगर इन सोल्जर्स को पता चल गया कि ये दोनों जिंदा हैं तो वो इन्हें मार डालेंगे। शाओ निंग की बात मानता है। दोनों लेट जाते हैं जैसे बाकी लाशें पड़ी हुई थी। आन के सोल्जर्स रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए सारी डेड बॉडीज पर एक बार फिर से स्फेयर मार रहे थे ताकि अगर इन लाशों में कोई जिंदा भी बच गया हो तो वो मर जाए। जब वो लोग निंग और शाओ तक पहुंचते हैं और इन्हें स्फेयर मारने वाले थे तो निंग खड़ा हो जाता है और स्टेट ऑफ आन के उन सोल्जर्स पे हमला करके उन सबको मार गिराता है। इन सारे सोल्जर्स के मरने और जख्मी होने के बाद निंग अब यहाँ से बैटलफील्ड को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन चाओ से बोलता है कि तुम ऐसे हमारे मरे हुए भाइयों को छोड़कर कैसे जा सकते हो, हमें इन सबको साथ ले जाना होगा। मैं इन्हें इस तरह रेगिस्तानी लाशें नहीं बनने देना चाहता। निंग कहता है कि राजा को अब कैप्चर कर लिया गया है, हम क्या ही कर सकते हैं। वो शाओ को अपने कंधों के पास लगा हुआ एरो दिखाता है जो गहराई से उसके अंदर घुसा हुआ था। वो बोलता है कि आन के लोग इस वक्त इस बैटलफील्ड पर घूम रहे हैं और हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राजा ने हमारे दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट करा। जंग के दौरान भी बहुत कंफ्यूजन हो गई थी और कोई ऑर्डर ही नहीं रहा था, इसलिए हम जंग को हार गए। वो शाओ के शोल्डर्स पर हाथ रख के कहता है कि देखो जनरल शाओ,
तुम्हें लॉयर रहना है तो रहो, लेकिन अब मुझे और नहीं रुकना यहाँ। निंग यहाँ से इस जगह से चल देता है। वापस स्टेट ऑफ व्यू पर आते हैं जहाँ पैलेस में अब एम्परर नहीं था और उन्हें गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। इसीलिए सारे ऑफिसर्स थ्रोन रूम में जमा हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जांग, जिनका असल राज इस कंट्री में चलता है, वो सबसे कहता है कि कंट्री रूलर के बिना नहीं चलाई जा सकती। गाइस, महल के सभी लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एम्पायर मर चुके हैं और अब तो ये लोग उसे लेट एम्पायर कहकर भी बुलाने लगे हैं। इनमें से एक कहता है कि राजा ने जंग पर जाने से पहले कहा था कि प्रिंस दानियांग कंट्री को सुपरवाइज करेंगे, तो इसलिए प्रिंस दानियांग को जल्दी से तख्त पर बैठ जाना चाहिए ताकि कंट्री में पीस रहे। प्रिंस दानियांग राजा का भाई है। सभी ऑफिसर्स आई एग्री करने लग जाते हैं। एक आदमी कहता है कि तख्त की बात है, हम ऐसे जल्दबाजी में कैसे डिसीजन ले सकते हैं, और तो एम्पायर मर गए हैं। ये बात भी सिर्फ एक र्यूमर है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि वो मर गए हैं। जब प्रिंस दानियांग से पूछा जाता है कि उसका ओपिनियन क्या है, तो प्रिंस दानियांग कहने लगता है कि अब जब लेट एम्पायर खतरे में है, प्रिंस दानियांग अपनी लाइंस को कंप्लीट कर पाता कि यहाँ एम्प्रेस आ जाती है और बोलती है, एम्प्रेस यानी एम्परर की वाइफ, वो कहने लगती है कि एम्परर अभी जिंदा है। किसकी हिम्मत हुई उन्हें मरा हुआ बोलने की। एम्प्रेस को देख सारे ऑफिसर चौंक जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्रेस से पूछता है कि वो ये क्या बोल रही हैं, तो एम्प्रेस एक लेटर देती है प्राइम मिनिस्टर को और खुद ट्रोन के पास आकर खड़ी हो जाती है जहाँ प्रिंस दानियांग खड़ा था। वो यहाँ मौजूद सारे लोगों को बताती है कि मेरा कजिन भी राजा के साथ जंग पर निकला था। मुझे अभी अभी उसका एक सीक्रेट लेटर मिला है। ये वही लेटर है जो अभी एम्प्रेस ने प्राइम मिनिस्टर को दिया। इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि भले ही राजा जंग को हार गए हों, लेकिन वो जिंदा है और इस वक्त स्टेट ऑफ आन की आर्मी के गेस्ट हैं। एम्प्रेस यहाँ एक और न्यूज़ भी शेयर करती है कि वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टरों ने कहा है कि इस बात के 90% चांसेस है कि मुझे बेटा ही पैदा होगा। एम्प्रेस दानियांग को बोलती है कि वो इस थ्रोन को राजा और हमारे होने वाले बच्चे के लिए बचा कर रखे और कंट्री को रूल करने में इनकी मदद करे। असल में वो चाहती ही नहीं है कि अगला राजा प्रिंस दानियांग बने, वो तो चाहती है कि उसका बेटा अगला राजा बने, जो कि अब तक पैदा भी नहीं हुआ। दानियांग कहता है कि वो ऐसा ही करेगा जैसा एम्प्रेस बोलेगी, लेकिन क्या एम्प्रेस श्योर है कि उनके पेट में प्रिंस यानी लड़का ही पल रहा है? यहाँ प्राइम मिनिस्टर बीच में बोल देता है कि एम्प्रेस प्रेग्नेंट है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें ये बात छुपा कर रखनी चाहिए। तो बच्चा पैदा हो जाने तक और उनका जेंडर पता चल जाने तक हम प्रिंस दानियांग को ही इस कंट्री को सुपरवाइज करने देते हैं। बाकी सारे ऑफिसर्स वही आई एग्री करने लग जाते हैं। मतलब डिसाइड हुआ कि जब तक बच्चा नहीं पैदा होता, दानियांग कंट्री को संभाल लेगा। मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर जांग ल्यूदा हॉल वाले जाओजी से मिलता है। जाओजी जांग का नेफ्यू है। दोनों डिस्कस करते हैं कि प्रिंस दानियांग का इनके कंट्रोल में आना मुश्किल है, तो अच्छा यही रहेगा कि एम्प्रेस के पेट में जो बच्चा है वही राजा बने। अगर एम्प्रेस को लड़का पैदा नहीं भी होता तो ये किसी भी न्यूबॉर्न लड़की का अरेंजमेंट कर लेंगे, इसमें कौन सी नई बात है। वैसे भी बच्चे को कंट्रोल करना प्रिंस दानियांग को कंट्रोल करने से ज्यादा मुश्किल थोड़ी होगा। जांग अभी अचानक से जाओजी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो ल्यूदा हॉल का लीडर है और इस हॉल का एक ग्रुप जिसे हेवन पाथ कहते हैं वो राजा को प्रोटेक्ट करता है और वो लोग हर बात की खबर पिजन्स के जरिए यहाँ तक पहुँचाते हैं, मगर अब तक उनकी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई है। जांग जाओजी से बहुत गुस्सा होता है और उसकी लीडरशिप पर सवाल करता है। उसे कहता है कि तुम यहाँ के लीडर बन गए हो, लेकिन तुम्हें अब तक यहाँ यानी ल्यूदा हॉल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो बोल रहा है कि तुम्हें अब तक कुछ भी नहीं आया है। असल में पास्ट में ल्यूदा हॉल का लीडर जब मरा था तो उसे निंग को ल्यूदा हॉल का लीडर बना दिया था, लेकिन जांग की मदद से इन लोगों ने निंग को झूठे क्राइम्स में फंसा कर जाओजी को यहाँ का नया लीडर बना दिया। अब जांग इस बात पर अफसोस करके ये कह रहा है कि काश इसने निंग को यहाँ से नहीं हटाया होता। निंग वही लड़का है जैसे थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो बैटलफील्ड पर लाश बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि पकड़ा ना जाए। अब जांग जाओजी के साथ ल्यूदा हॉल के अंदर चला जाता है और ये जानने के लिए कि जाओजी को क्या क्या पता है इस जगह के बारे में उससे सवाल करने लगता है, जिससे हम ऑडियंस को भी पता चलता है कि ल्यूदा हॉल एक तरह की डिटेक्टिव एजेंसी है। यहाँ 6 पार्ट्स हैं, यानी कि सब टीम्स हैं। अंदर मौजूद 6 टीम्स अलग अलग चीज़ों पे काम करती हैं। वो टीम एक स्पेसिफिक काम में माहिर होती हैं। दी हेवन पार्ट, ये लोग रॉयल सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं। ह्यूमन पार्ट वाले सारे ऑफिसर्स पे नज़र रखते हैं। अशुरा पार्ट के लोग प्रोस्टिट्यूशन पे काम करते हैं। दिवे एगियस ये ट्रैप्स बनाने में एक्सपर्ट होते हैं।
इसके अलावा एनिमल पार्ट है जिसके लोग स्पाई होते हैं। जाओजी के मुताबिक आखिरी पार्ट का नाम है हेल पार्ट, जिसके मेंबर्स असैसिन्स होते हैं। जांग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हेल पार्ट तो ज़माने पहले से चेंज होकर पैलेस ऑफ हेल हो गया था, जो कि निंग की दी हुई इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता था। वो जाओजी से पूछता है कि आखिर तुम किस असैसिनेशंस के बारे में बात कर रहे हो। जांग जाओजी को नीचा दिखाते हुए कहता है, तुम्हें लगा था कि पुराने चीफ तुम्हें यहाँ का लीडर बनाएंगे, पर उन्होंने निंग को लीडर बना दिया, इसलिए तुम निंग से बहुत नफरत करते हो ना। प्राइम मिनिस्टर जांग यहाँ निंग की तारीफों पे तारीफें करे जा रहा था। निंग ने यहाँ पर एक खास जगह भी बनाई हुई थी जिसमें कीमती इंफॉर्मेशन रखी जाती है। जब जांग इन लॉकर्स को चेक करता है तो वो सभी खाली थे। उसे जाओजी पर और भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हमारे राजा जंग तुम्हारी वजह से ये हार गए हैं। अगर हमारे पास ये खुफिया इंफॉर्मेशन होती तो हम कुछ भी कर सकते थे। जांग जाओजी को ऑर्डर देते हैं कि वो निंग को जेल से निकाल कर इसके पास ले आए। ये उसे स्टेट ऑफ आन भेजेगा ताकि वहाँ जाकर वो राजा को बचाकर यहाँ लेकर आए, या बस उनसे यही लिखवा कर ले आए कि नेक्स्ट राजा एम्प्रेस का बेटा बनेगा, प्रिंस दानियांग नहीं। जाओजी जांग को बताता है कि उसने निंग को राजा के साथ जंग पर भेजा था, तो शायद अब तक वो मर ही चुका होगा। ये सुनकर अब प्राइम मिनिस्टर जांग को और भी गुस्सा आ जाता है। वो जाओजी को उसका गला पकड़ के धमकी देता है, कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, निंग को 7 दिन के अंदर अंदर मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसे यकीन था कि निंग जैसा आदमी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जांग के जाने के बाद जाओजी भी अपने खास आदमी लुओ जिंग को बोलता है कि उसे 7 दिन के अंदर अंदर निंग चाहिए। जाओजी लुओ जिंग से अपने एक और खास आदमी का नाम लेकर कहता है कि उसे कहो निंग को ढूंढ कर लाए, पर लुओ जिंग बताता है कि वो वाला आदमी तो कुछ और गार्ड्स के साथ मरा हुआ पाया गया है। ऐसे वो गार्ड है जो लिंगलोंग और रूई को मारने वाला था, पर बाजी पलट कर रूई ने इसे मार दिया। पर ये बात इन्हें नहीं पता। ये लोग तो सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इनके इतने स्ट्रॉन्ग आर्मियों को किससे मारा होगा। लुओ जिंग कहता है कि उसे लगता है कि ये काम उन डांसर्स में से ही किसी एक का है, पर जाओजी कहता है कि स्कारलेट गार्ड्स जो डांसर होती हैं वो तो सबसे लो लेवल स्पाई होती हैं, जिन्हें व्हाइट स्पैरो कहते हैं। वो इतनी माहिर नहीं हो सकती। जाओजी लुओ से कहता है कि वो मिस्टर यू से कहकर सभी व्हाइट स्पैरोज को मरवा दे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सीन अब रूई पे शिफ्ट होता है, जो स्कारलेट गार्ड्स के हेडक्वार्टर के पास लिंगलोंग का इंतजार कर रही थी। आज वही दिन था जब वो ग्रीन मैप को लिंगलोंग को देने के लिए बुलाई थी, पर लिंगलोंग नहीं आती, इसलिए रूई को कुछ गड़बड़ लगती है। वो सीधा स्कारलेट गार्ड्स के हेडक्वार्टर के अंदर घुस आती है। अब क्योंकि ये स्कारलेट गार्ड्स स्टेट ऑफ आन से थे, तो उनका हेडक्वार्टर स्टेट ऑफ वू में ऑफिशियल तो नहीं होगा, क्योंकि वो सब छुप छुप कर रहते हैं। तो ये जगह किसी कपड़ों के गोडाउन जैसी नजर आ रही थी, सिर्फ दिखावे के लिए कि लोगों को लगे कि ये तो एक कपड़े की दुकान है। वो जब अंदर जाती है तो इस जगह अजीब सी खामोशी थी। वो एक रूम में जाती है और थोड़ा सा दरवाजा खोलती है तो उसके हाथ पर खून गिरता है और ऊपर लिंगलोंग की लाश बंधी हुई थी। रूही के पास रिएक्ट करने तक का भी टाइम नहीं था, क्योंकि कोई इस तरफ ही आ रहा था। तो रूही छुपने के लिए जगह ढूंढती है। बाहर कोर्टयार्ड में उसे और भी कई सारे लोगों की लाशें दिखाई देती है। वहाँ उसे थोड़ा ही दूर जाओजी और मिस्टर यू नाम का आदमी दिखाई देता है। मिस्टर यू मास्क पहने रखता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जितने भी स्कारलेट गार्ड्स में व्हाइट स्पैरोज थे इस सिटी में, वो कल रात यहाँ पर आ गए इस हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अभी ये सब सेफ नहीं है। इन्हें रूई और लिंगलोंग वाले सीन का पता चल गया था, तो यहाँ 47 व्हाइट स्पैरोज जमा हो गए थे। मिस्टर यू ने इसी बात का फायदा उठाकर ये बात जाओजी को बता दी। मिस्टर यू भी स्टेट ऑफ आन से है। इस इंफॉर्मेशन के बदले उसने जाओजी से 3000 गोल्ड पीसेस लिए हैं। जैसा कि जाओजी रिस्क नहीं लेना चाहता था, वो यहाँ मौजूद उस हर एक व्हाइट स्पैरो को मार देता है। मिस्टर यू के जाते ही जाओजी लुओ जिंग से पूछता है कि उसने लिंगलोंग और उसके लवर का क्या करा और क्या लिंगलोंग से इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जिस पर लुओ जिंग बताता है कि इन लोगों ने लिंगलोंग से इंटेरोगेट करा तो लिंगलोंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने जाओजी के आदमियों को मारा है। ये इन्फॉर्मेशन लिंगलोंग से मिलते ही लुओ जिंग ने लिंगलोंग की सारी हड्डियां तोड़ दी। लिंगलोंग के लवर के बारे में बात होती है कि वो मिस्टर यू का एडी था, तो मिस्टर यू उसे अपने साथ ही ले गया। जाओजी बोलता है कि वो स्टेट पर नजर रखे, अगर अभी कोई व्हाइट स्पैरो भागी होगी तो वो सिटी से बाहर जाने की कोशिश जरूर करेगी, तभी हम उसे पकड़ लेंगे। अब जाओजी इस जगह को आग लगाने का ऑर्डर देता है और उसके आदमी यहाँ मौजूद सब कुछ जला देते हैं। रूई जो यहाँ एक नदी में छुप गई थी,
उसने जाओ और मिस्टर यू और लुआ जिंग की सारी बातें सुन ली थी। अब वो आग से बचने के लिए एक नदी में छुपी हुई थी। वहाँ जाओ जी के एक आदमी को नदी से आवाज आती है, तो वो अपनी स्वॉर्ड को नदी में डालकर चेक करता है कि अंदर कोई है तो नहीं। स्वॉर्ड अंदर मौजूद रूही के कंधों पर लग जाती है। पानी में खून दिखने लगता है। ये आदमी सोच ही रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। तभी रूही बाहर निकलकर इस आदमी को मार देती है। आग का धुआं इतना ज्यादा था कि इस बारे में किसी और को कुछ भी पता ही नहीं चलता। रूही को शोल्डर्स पर स्वॉर्ड लगी थी जो जहरीली थी, इसीलिए उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। जाओ जी और उसके आदमियों के यहाँ से जाने के बाद रूही लिंगडोंग की बॉडी को लेकर यहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, फिर मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगी।